हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास से हम लोग हमारे क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा कि जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स में सिलेबस को कंप्लीट किया है, ठीक उसी तरह क्लास 12th में भी आपको इकोनॉमिक्स जो है वो 2 पार्ट्स में उसके सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट है आपका पार्ट बी विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों ही पार्ट्स में आपको 5 यूनिट्स पढ़ने होंगे और दोनों पार्ट जो है वो आपके 40 मार्क्स का होगा। टोटल थ्योरी जो है वो 80 मार्क्स की होगी और 20 मार्क्स जो रेस्ट है वो आपके इंटरनल असेसमेंट पे बेस्ड होगा। अब हम लोग सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन को कवर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 को शुरू करेंगे और यूनिट 1 जो कि आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहने वाला है, इंट्रोडक्टरी पोर्शन रहने वाला है और यूनिट 1 का नाम भी है इंट्रोडक्शन। इसमें आपको मेनली इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लेना है। थोड़ा बहुत तो आप पढ़कर ही आए हो 11th क्लास में, उसी को जस्ट रिपीट करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो अराइज हो जाते हैं उनको आपको डिटेल में जानना है, कैसे वो ठीक किए जा सकते हैं, इकोनॉमी के कितने टाइप्स हैं। ये सारी बातों के साथ हम हमारी यूनिट 1 को आज शुरू कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब, उसके बाद हम आगे 1 बाय 1 करके टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करेंगे, मतलब डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लें इकोनॉमिक्स के बारे में कि ये है क्या, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अब इकोनॉमिक्स के मीनिंग को डिफ़ाइन करने का कोई एक रिजिड तरीका नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। आप इसको अलग अलग तरीके से इसके मीनिंग को बता सकते हैं। ठीक है, सबका मतलब एक ही निकलता है। आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप कह सकते हैं ऐसा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जहाँ कहीं पर भी हम स्टडी करें उसे ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है या इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज़, और बहुत सिंपल करो तो इट इज़ अ सब्जेक्ट जिसके अंदर आप स्टडी कर रहे हो अबाउट द स्कैर्स रिसोर्सेज और उन स्कैर्स रिसोर्सेज का कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए, कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने एम को अचीव कर सकता है। जब हम इन तमाम बातों की स्टडी कर रहे हैं तो उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आप किसी भी एक तरीके के साथ जाते हुए इकोनॉमिक्स के मीनिंग को बता सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर तरीके की बात कर लें और इकोनॉमिक्स के मीनिंग को कह सकते हैं। बहुत सिंपल करने की कोशिश करते हुए इसके मीनिंग को आप क्या लिख सकते हो कि इकोनॉमिक्स, सबसे पहली बात आप बता दो कि एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इट इज़ अ सब्जेक्ट। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि इट इज़ सोशल साइंस, और आप कह सकते हो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, कुछ भी। अब सोशल साइंस हो या सब्जेक्ट हो, अब जो भी है, मतलब सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली इसके अंदर हम कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे हैं, राइट। सोशल साइंस भी कह रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या सोशल साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ना। तो क्वेश्चन इज कि क्या स्टडी कर रहे हो आप। तो बहुत सिंपल करें तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में जहाँ कहीं पर भी हम स्टडी करते हैं उसी सब्जेक्ट को, सोशल साइंस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके मीनिंग को आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट अंडर विच वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नाउ एक टर्म आ गया है हमारे पास, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये क्या है?
तो देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या है जिससे आप जूझ रहे हो, जिससे मैं जूझ रही हूँ, मतलब हम सबके पास ये समस्या है, ठीक है। अब हमारे पास क्या समस्या है, ज़रा ध्यान से देखें। गरीबी, हमारे पास समस्या है कि अलग अलग तरह की पर्सनल समस्याएं, क्या वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? नहीं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो हम सबकी कॉमन है, हम सबके पास की प्रॉब्लम है और इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ है क्या ये प्रॉब्लम, ज़रा समझने की बात है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप अपने डिज़ायर के बारे में मुझे बताएं कि आपको किसी चीज़ की अभी ज़रूरत है राइट नाउ। अगर मैं आप सबसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? यस है, बिल्कुल। मैं पूछूंगी कि बताओ किस चीज़ की ज़रूरत है, बता दोगे फटाफट से कि हाँ मुझे अभी एक बाइक की ज़रूरत है, या मुझे अभी एक अच्छा मोबाइल फ़ोन लेने की ज़रूरत है। तो आप अब सबसे मैं पूछूंगी तो सब अपनी अपनी कोई ना कोई एक ज़रूरत मुझे ज़रूर बताओगे। अगर आप सबकी वो एक ज़रूरत पूरी हो जाए तो क्या उसके बाद आपकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाएगी? क्या आपकी इच्छाएं जो हैं वो रुक जाएंगी, या उस इच्छा के पूरे होने के साथ साथ आपके पास कोई नई इच्छा आ जाएगी? अगर इसका जवाब है हाँ, देन आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा होगा कि आप सबकी कोई ज़रूरत है वो पूरी हो गई, उसके तुरंत बाद आपके पास कोई नई ज़रूरत आ सकती है, वो भी अगर पूरी हो गई तो आपके पास कुछ और नई ज़रूरत होगी, कोई और नई इच्छा होगी, वो पूरी हो गई तो और नई इच्छा होगी, और ये चलती रहेगी। आप पूछोगे ये कब तक होगा, तो ये होता ही रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। तो जो इच्छाएं हैं ना वो अनंत है। इसी स्थिति में हम कहते हैं कि जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं। ये एक बात है। अब इसी के रेसिप्रोकल में हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात ये है कि इन इच्छाओं को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। ये तो कहोगे नॉर्मल है कि एक ज़रूरत है मेरी, वो पूरी हो गई तो मुझे अब कुछ और चाहिए होगा, वो हो गई मेरी पूरी तो अब मुझे तीसरी कुछ और चीज़ चाहिए होगी, अगर वो हो गई पूरी तो चौथी कोई और चीज़ चाहिए होगी। तो दिस इज़ तो वेरी नॉर्मल, राइट। तो वो नॉर्मल है। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि उस इच्छा को पूरी करने के लिए जो रिसोर्स लगेंगे, जो संसाधन लगेंगे या जो साधन लगेंगे, क्या वो साधन हमारे पास वो भी असीमित है? कि पैसा, अगर मैं कहूँ आपसे कि जो ज़रूरत है आपको किस चीज़ से पूरी कर सकते हैं, तो आप कहोगे रिसोर्स के तौर पे मुझे पैसा मिल जाए तो मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर पैसों की बात करें तो क्या ये मनी, ये पैसा, ये भी आपके पास अनलिमिटेड है? तो इसका जवाब है नहीं। जो पैसा है, जो रिसोर्स है, वो लिमिटेड है। अच्छा, मैं लिखती चली जाती हूँ सो दैट कि समझना आसान हो। एक तो मैंने बोला कि ह्यूमन वांट्स, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं? अनलिमिटेड है, असीमित है, कभी एक ख़त्म नहीं होंगी, अनंत काल तक जा सकती हैं अगर हम अनंत काल तक रह गए तो, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है बात भाई, चलो ये बात हमको समझ में आ गई। अब दूसरी बात है कि इन ज़रूरतों को, इन इच्छाओं को हम जिससे पूरा कर सकते हैं, क्या वो संसाधन भी हमारे पास अनलिमिटेड है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो साधन ना सीमित है, वो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है कि भाई जेब में है 1000 रुपये, लेकिन इच्छा है कि पूरा बाज़ार घर ले आऊँ, जो कि कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि संसाधन, वो रिसोर्स सीमित हैं जिससे अपनी इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं। यही मैंने यहाँ लिखा है, वांट्स तो अनलिमिटेड है बट जो रिसोर्स जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे वो सीमित है, वो अनंत नहीं है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, एक तो वो सीमित हैं, एक तो भाई वो लिमिट में है। उसके अलावा और भी सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि उन रिसोर्सेज के पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जो रिसोर्सेज है ना, उनका इस्तेमाल भी अगर आप देखो तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब ये क्या बात हुई? तो रिसोर्सेज सीमित है, ये तो समझ में आ गया। जेब में पैसे कम हैं, 100 रुपये हैं तुम्हारे पास, मान लो। वो 100 रुपये लेकर के आप मार्केट पहुँचे, आपको ख़रीदनी थी एक कॉपी, लेकिन मन में इच्छा है और कि कॉपी लेने जा रहे थे एक अच्छा पेन भी ले आते।
तो आपको पेन भी लेना था। इच्छाएं और है कि अगर जा ही रहे थे रास्ते में, यहाँ तक चौक तक जा ही रहे थे, तो रास्ते में एक अच्छा मिठाई का शौक़ पड़ता है, हम वहाँ से कोई एक पर्टिकुलर मिठाई भी खा लेते, तो एक वो भी इच्छा थी आपकी। इच्छाएं और है आपके दिमाग में। सपोज़ करेंगे आप इन बातों को कि मान के चलें कि आपके फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाना था, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, घूमने जाना था से मेरा मतलब है बिल्कुल फॉरेन टूर आप 100 रुपये में नहीं कर लोगे। डेफिनेटली आपको घूमने जाना था, एज इन आपकी लोकेलिटी में कोई पर्टिकुलर पार्क है जहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपये की है, आप वहाँ जा सकते थे, आप वहाँ जाना चाहते थे। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो पैसा है जेब में वो 100 रुपये है, लेकिन उससे आप किताब भी ले सकते हैं। आपको किताब लेना था, आपको उससे कॉपी लेनी थी, आपको उससे एक पेन भी खरीदना था, आपको उन पैसों से मिठाई भी ले लेनी थी, और आपको घूमने भी जाना था। भाई राइट नाउ मेरी इच्छाएं बहुत हैं और रिसोर्स जो साधन है वो सीमित है, और ये दो प्रॉब्लम्स हैं मेन। तीसरी समस्या यहीं पे आ गई कि जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, का मतलब है उन 100 रुपयों को आप किताब लेने में भी खर्च कर सकते हैं, आप कॉपी लेने में भी खर्च कर सकते हैं, पेन भी खरीद सकते हैं, आप घूमने भी जा सकते हैं, मिठाई भी ले सकते हैं। तो ऐसा है कि 100 रुपये हैं लिमिटेड है, वो सारी ज़रूरतें तो पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन उनमें से कोई भी एक ज़रूरत पूरी हो सकती है। नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब कहोगे ये प्रॉब्लम कैसे है, तो प्रॉब्लम यहीं पर है कि कौन सी ज़रूरत को पहले पूरा करें सो हमारे वांट्स अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि पैसा भैया सीमित है। और यही जो समस्या है मैनेजमेंट की, यही जो प्रॉब्लम है चॉइस की कि किसको चुने और किसको छोड़ दें, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो आपकी और मेरी समस्या है। और इसी समस्या के बारे में जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं उसी विषय को अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं आर्थिक समस्याओं के बारे में, और आर्थिक समस्याओं से मेरा मतलब है कि ह्यूमन वांट्स जब अनलिमिटेड हो और साधन जब सीमित हो और साधनों का जब वैकल्पिक इस्तेमाल हो, तब इस स्थिति में कैसे कोई भी इंडिविजुअल सही चयन करके, सही चुनाव करके अपने एम को अचीव कर पाता है। जब इन बातों के बारे में पढ़ें, इन बातों को जहाँ डिस्कस करें, वही है इकोनॉमिक्स। इस बात को आप अपने शब्दों में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मीनिंग ये निकलना चाहिए, शब्द आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का मीनिंग इतना ही सिंपल रखते हैं हम, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करते। इसके बारे में और एक बात कर लें तो यही बात है कि इकोनॉमिक्स में हम एक्चुअली, इकोनॉमिक्स आपको फोकस करने में हेल्प करता है। इट फोकसेस ऑन द रैशनल management of scarce resources in such a manner that our economic वेलफेयर इज़ मैक्सिमाइज। देखिए जो बात मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करता है, इनफैक्ट इसी बात पर फोकस करता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति रैशनल डिसीजन ले। रैशनल मतलब उचित, कुशलतम, अच्छा, रैशनल मैनेजमेंट करे किसका, तो सीमित साधनों का, स्कैर्स रिसोर्सेज का, क्योंकि उसको क्या चाहिए, इन सच अ मैनर, कुछ इस तरह से मैनेजमेंट उसको करना होगा कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो अधिक से अधिक किया जा सके, मैक्सिमाइज हो सके। और यही है इकोनॉमिक्स। इसी के बारे में जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हो, यही रिलेशनशिप स्कैर्स रिसोर्सेज का एंड प्रॉपर उसके मैक्सिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन का जहाँ पर भी आप रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। यही आपके इकोनॉमिक्स का मीनिंग। होपफुली ये क्लियर होगा। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, एक बार और कह रही हूँ, आप
इकोनॉमिक्स को अपने शब्दों में किसी भी तरह से उसके मीनिंग को लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बस मतलब आपका क्लियर होना चाहिए किस बारे में आप बात कर रहे हैं। बाकी इकोनॉमिक्स जो है वो किसी भी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसकी मीनिंग को बताया और लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। ये तो रही मीनिंग की बात, आप चाहें तो इसको बहुत डिटेल में लंबा चौड़ा कर सकते हैं, हम ज़रा शॉर्ट तरीके से ही बात करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। ये मीनिंग था, ठीक है। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जब कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि देखो, इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया है, अपना अपना डेफिनेशन उन्होंने दिया है, और बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, उन्होंने अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है। तो डेफिनेशंस में जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो अच्छे डेफिनेशंस हैं, हमें उनके बारे में जानना है। तो इकोनॉमिक्स के कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ पे देखेंगे, और जितने भी डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स के, उनको हम यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ कैटेगरी में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। मेन जो है इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 4 इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के डेफिनेशन को हम हमेशा इंक्लूड करते हैं और उनको हम शामिल करते हैं अपनी स्टडी में। सबसे पहला जो डेफिनेशन रहेगा इकोनॉमिक्स का, फर्स्ट डेफिनेशन, वो आपका आधारित है ऑन वेल्थ, धन पर आधारित परिभाषा सबसे पहले इकोनॉमिक्स की दी गई थी, और उसको हम कहते हैं वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है ये इकोनॉमिक्स का। पहली बार इकोनॉमिक्स को परिभाषित करने के लिए धन का इस्तेमाल किया गया, और इस डेफिनेशन को देने का जो क्रेडिट है वो जाता है एडम स्मिथ को। नाम है ये, अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। इससे पहले इनसे पहले किसी ने भी इकोनॉमिक्स को अलग से एक सब्जेक्ट के तौर पर डिफाइन नहीं किया था। तो क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार ये काम किया, इसीलिए एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। चूँकि फर्स्ट टाइम इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया था एक सब्जेक्ट के तौर पर, और इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि दे दी गई। और सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। इस डेफिनेशन को उन्होंने अपनी किताब में दिया था, और उनके बुक का जो नाम है वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and causes of wealth of nation। ठीक है, ये आपके बुक का नाम था एडम स्मिथ के, और इस बुक का देखो पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इस किताब में इन्होंने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले डिफाइन किया, और डिफाइन करते हुए इसी किताब में उन्होंने इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे हम वेल्थ की स्टडी कर रहे हैं, सो इट इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये जो किताब थी एडम स्मिथ की, वेल्थ ऑफ नेशन, ये किताब पब्लिश हुई थी 1776 में। ये किताब 1776 में पब्लिश हुई थी, और उसी समय उन्होंने अपनी इसी किताब में
इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ के तौर पर डिफाइन करते हुए परिभाषित किया। ये डेफिनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा और चूँकि पहला डेफिनेशन भी था जिसने कम्प्लीटली धन की बात करी थी, फिर बाद में और भी कई लोग आए जिन्होंने इकोनॉमिक्स को धन से जोड़ा, धन पर आधारित उन्होंने परिभाषा दिया और ये डेफिनेशन जो है इसको फेमस बनाने में कंट्रीब्यूट किया। तो एडम स्मिथ के अलावा और भी कई लोग आए जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करते हुए अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें मुख्य रूप से जिनका नाम लिया जाता है वो है आपके वॉकर, सीनियर, मिल, जे.एस. मिल, ETC। इस तरह के अलग अलग लोगों ने इकोनॉमिक्स की परिभाषा को वेल्थ की परिभाषा के साथ रिलेट करते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये पहली परिभाषा रही जो काफ़ी समय तक फेमस हुई और बहुत सारे लोगों ने इस परिभाषा को सही माना और इसी को फॉलो किया। बट समय के साथ और भी कई तरह के चेंजेस आए हैं और इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम अलग अलग लोगों के कंट्रीब्यूशन के कारण चेंज हुआ है। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास को और वहाँ पे मैं आपको और अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिए गए डेफिनेशंस के बारे में बतलाऊँगी। थैंक यू।